और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल में सियासी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर 24 परगना में आज फिर एक शख्स की हत्या कर दी गई। गुनाह सिर्फ ये कि उसका बेटा और भाई बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी जिस बदलाव के नाम पर बंगाल की कुर्सी पर काबिज हुई थीं, आज वो बदलाव कहीं दिख नहीं रहा। जिस खून खराबे के लिए लेफ्ट की सरकार बदनाम थी, उसी हिंसा और खून खराबे से आज का बंगाल भी लथपथ दिख रहा है। ये बंगाल में चुनाव से पहले का बवाल है। हिंसा का ऐसा चेहरा लोगों ने देखा नहीं था। एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी गई जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसका भाई बीजेपी से जुड़ा था, बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था, टीएमसी के खिलाफ था। हिंसा की राजनीति ने उसका खात्मा कर दिया। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ममता बनर्जी राजनीति के इस चेहरे को बदलने के नाम पर आई थी। हिंसा की राजनीति ने ममता को बदल दिया। कभी लेफ्ट कभी कांग्रेस, मगर बंगाल पिछले एक दशक से ममता बनर्जी का अभेद किला है। बीते 2 साल में बीजेपी ने ममता के इस मजबूत किले में जबरदस्त सेंधमारी की है। पहले पंचायत चुनाव में 500 से अधिक सीटें जीती, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें और अब मजबूत संगठन के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए दमदार अभियान। बीजेपी को लेकर उम्मीदों को मजबूत करता दिख रहा है। अब बीजेपी हर चीज को लेकर हमलावर है, हर रोज हमलावर है। बंगाल में आप जानते हैं लेफ्ट और लेफ्ट के बाद तृणमूल का शासन किस प्रकार से किसानों के लिए घातक रहा है। देखिए, लेफ्ट के समय जो एपीएमसी एक्ट लेफ्ट ने बनाया था बंगाल में, वो केवल और केवल पैसा उगाने के लिए बनाया गया था। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देता हूं कि ये जो मंडियां तो थी, मगर मंडी तक पहुंचने से पहले टोल गेट्स बनते हैं, वैसे उन्होंने नकली टोल गेट बनाया हुआ था जिसका नाम नाकाबंदी कहा जाता है। नाकाबंदी करके वहां टोला चार्ज, जिसके विषय में अभी आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया, वही पद्धति अभी तक कंटिन्यू किए हुए थे ममता बनर्जी ने। टोला चार्ज लेके, टोला फीस लेके फार्मर जो है वो अपने प्रोड्यूस को बेचा करता था, वो अपने उत्पाद को बेचता था। कहीं ना कहीं एपीएमसी एक्ट का दुर्व्यवहार टीएमसी की सरकार और उससे पहले लेफ्ट ने किया हुआ है। बंगाल में एक खासियत है, वहां के मौसम के कारण वहां आलू का उत्पाद बहुत अधिक है और ये आलू के उत्पाद के कारण जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, खास करके पेप्सी की, लेज और अंकल चिप्स के लिए उसका अधिकांश जो उत्पाद होता है और जो करार हुआ है वो बंगाल में हुआ है। लगभग 11,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये करार किया हुआ है और ये जो पूरा बिजनेस है वहां पोटैटोज का और एक कंपनी को लेकर, वो लगभग 9,500 करोड़ का है। तो ये आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया तो वामपंथ के समय में किया था, ये उस समय ये ठीक था। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की तो वामपंथ को ये प्राइवेट एंटिटी के हाथ में किसानों को बेचने के तरह लगता है। आप जब प्राइवेट एंटिटी को बुलाकर लाते हैं, वहां इतना बड़ा कारोबार करने की चेष्टा करते हैं तो वो ठीक है, मगर जब हम कहते हैं कि केवल पोटैटो नहीं बाकी लोग भी करार कर सकते हैं, तब आप उस पर उंगली उठाते हैं। बंधुगण, सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने 2009 में एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एमएनसीज हैं उनको और ये जो प्राइवेट एंटिटीज हैं इनको उन्होंने एंट्री दी थी फ्री मार्केट में। तो ये जो कम्युनिस्ट आज कह रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी नहीं घुसना चाहिए, ये इनकी हिपोक्रेसी और इनके दोगलेपन को दर्शाता है। बंगाल में बीजेपी को लेकर सियासी अटकलें यूं ही नहीं मजबूत हुई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा के सीटवार देखा जाए तो बड़े बदलावों के संकेत मिलते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर सूबे के सियासी नक्शे में खुद को पहली सीट पर काबिज कर लिया। बंगाल का ये वोटिंग पैटर्न राज्य के बदलते सियासी सीन के बारे में काफी कुछ कहता है। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दे और सियासी सीन अलग होते हैं, लेकिन राज्य के सबसे लेटेस्ट चुनाव का वोटिंग पैटर्न अहमियत रखता है। मगर अहम है तो वोट बैंक जो बीजेपी के साथ दिख रहा है, उसका नजरिया गौरतलब है। ये बताइए कि किस तरह की तैयारी है आप लोगों को, खासतौर पे तब जब इस तरीके की धमकियां टीएमसी से मिल रही हों।
देखिए, धमकी देने वाला जो धमकी दे रहा है वो लोग सोच लिए हैं उसके पास आदमी नहीं है, वोटर नहीं है, कुछ नहीं है। जो होगा भाजपा के लिए होगा और भाजपा इस बार 11 से 11 ही सीट जीतेगा और दूसरे बार 2024 को जो लोकसभा आने वाला है वो दोनों सीट जीतेगा। बीरभूम का जो कार्यकर्ता है, अभी हमारे बूथ लेवल संगठन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। आप कल का रैली जो देखा आपने, हमारे बोलपुर सिटी में किसी भी इलाके में तिल धारण की जगह नहीं थे। कोई आदमी, बहुत सारे आदमी यहाँ से घूम के चले गए रोड जाम की वजह से। लेकिन टीएमसी कह रही कि जो लोग थे रोड शो में वो मुर्शिदाबाद से आए थे, वो बांकुड़ा से आए थे, बीरभूम के लोग नहीं हैं। वो तो ऐसा ही बोलेगा। हम लोग तो बोलपुर के विधानसभा के आसपास दो एक विधानसभा है, वहीं से लोग आए थे। टोटल बीरभूम से तो कुछ नहीं, सब लोग नहीं आ पाए। अगर सब आ जाते तो उसका तो नींद उड़ जाता। आप लोगों ने खुद सोचा था कि इस तरीके की भीड़ होगी? हम लोग सोचे थे जे 80-90 हजार आदमी होगा, उससे ज्यादा हो गया। और आप जो जैसे बोल रहे हैं बाहर से आदमी आए थे, किसी आदमी के ऊपर लिखा नहीं रहता है मुर्शिदाबाद का है कि नदिया के है। किस तरीके की लड़ाई आप लोग यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम सब खून खराबी करना नहीं चाहते हैं। प्यार से प्रजातंत्र जो हिसाब है गणतांत्रिक रूप से हम करना चाहते हैं। जो क्या यहाँ पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? जो लोग दिखे वो क्या वोट में बदलेगा जो रोड शो में लोग दिखे? अभी रोड शो में जितने आदमी देखे आपने, यहाँ पे उनसे ज़्यादा वोट आएगी। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में ये 18 सीट आई है, वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं थे, उस तरह से फ्री टाइप से काम नहीं कर पाए। फिर भी आदमी भाजपा के लिए उनका नरेंद्र मोदी जी का काम देखकर जिस तरह से वोट दिए हैं, 18 सीट आया। तो इस बार जो है विधानसभा में बीरभूम तो छोड़िए, वेस्ट बंगाल में 220 से 30 सीट आएगी, एकदम कंफर्म आएगी। और जो भी हुमकी दे रहे हैं वो लोग, वो डर के मारे दे रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में सीधे 16 सीटों का फायदा हुआ, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 34 सीट से घटकर 22 सीटों पर आ गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली और लेफ्ट फ्रंट का तो खाता भी नहीं खुला। बीजेपी को 40.64% वोट मिले, जबकि टीएमसी को सिर्फ 3% ज्यादा यानी 43.6% वोट मिले। बीजेपी का वोट शेयर 22% बढ़ गया इस चुनाव में। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 5.67% वोट और लेफ्ट को 6.34% वोट मिले। बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार जीत उसी की होनी है। दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। बीरभूम में भी पिछले अगर हम लोग विधानसभा में देखें तो तृणमूल को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी यहां सेकंड हुई। तो इस बार क्या लग रहा है कि ये गढ़ तोड़ पाएगी बीजेपी? एकदम पूरा बीरभूम में जो 11 बीरभूम में 2 लोकसभा है, 11 हमारा विधानसभा है। 11 विधानसभा में 11 में भारतीय जनता पार्टी का होगा। और एक सवाल है, नदिया में एक आज पोस्टर देखा गया जहां देखा गया कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो खून की गंगा बहेगी। इस तरह के पोस्टर कई हमें देखने, ये सब धमकी चमकी से अभी काम नहीं होगा। इतना साल ममता बनर्जी ने धमकी दिया है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया था। अभी पूरा जो बंगाल का जो जनता है वो रास्ते के ऊपर है। बंगाल का जनता इसका 2021 में इसका जवाब देंगे। अगर पुराने पैटर्न पर वोट हो तो विधानसभा वार स्थिति भी देखने वाली होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के इस नतीजे को अगर विधानसभा वार देखा जाए तो सियासी सीन काफी अलग नजर आता है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 122 इलाकों में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई। वहीं तृणमूल कांग्रेस 164 विधानसभा इलाकों में आगे रही। कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त के साथ दिखी, लेकिन लेफ्ट पार्टियों का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखा। यानी एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां लेफ्ट को बढ़त मिलती दिखी हो। मगर मुस्लिम वोटर सब कुछ के बाद भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 30-34% के आसपास मुस्लिम वोट है, जो पूरी की पूरी तरह जो पिछली बार ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो मुस्लिम वोट उनके साथ था। तो इस बार भी यही सवाल हम कर रहे हैं। कुछ आप कहना चाह रहे थे? देखिए, अगर ये वसील से वोट होता है तो ही वो आके बोल के गए हैं कि 200 सीट लाएंगे। उनको 10 सीट मिलना मुश्किल है, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक अगर कराएंगे तो इनका तो अमेरिका इसराइल इनका है ही है। वहां से वो चिप लगा के मशीन भेजेंगे, उस हिसाब से वो बात की है कि हम 200 सीट लाएंगे। वो उनका बोलने का यही मतलब है कि मशीन से वोट होगा तो वो जीत जाएंगे। और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरे भाई साहब तो कह ही रहे हैं। आप भी बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद तमनीर आलम। हाँ, बताइए क्या बात। बिहार में जिस तरह से इलेक्शन हुई थी तो आरजेडी वाला दावा किया था कि हम फुल बहुमत से अपना
मुख्यमंत्री का पद लाएंगे, लेकिन वो बीजेपी होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? मुद्दा यही था कि हमने ईवीएम में चोरी करेंगे, ईवीएम में चोरी करने के बाद हमने जीतेंगे, अपना बहुमत लाएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि आरजेडी का पूरा जनता सपोर्ट में था। हम भी बिहारी हैं, हमने आरजेडी को ही वोट दिया, लालू को ही वोट दिया, और आरजेडी दावा के साथ कहा था कि हमने इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे और हम लोग पूरे बिहार के जनता को 10 लाख नौकरी देंगे। और वो जो कहा था उसने पूरा कर दिखाता, लेकिन उसका तो सरकार हुआ नहीं। इसके कारण जो ईवीएम में चोरी हुआ। क्यों? 4 बजे तक काउंटिंग हो रहा था तो वो आरजेडी ने आगे जा रही थी, और 4 बजे के बाद जब अमित शाह आए और पोलिंग बूथ में जब उसने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद 7 बजे तक काउंटिंग बंद था। 7 बजे के बाद रिपोर्ट आया कि बीजेपी आगे जा रही है। मतलब आप लोगों को आशंका है कि बंगाल में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। टीएमसी है और टीएमसी रहेगा, और हम लोगों का मुस्लिम वोट टीएमसी को ही जाएगा। लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी की बंगाल में जीत किसी एक इलाके में सिमटी नहीं रही, बल्कि अधिकांश इलाकों में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया। खासकर बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त बढ़त हासिल की। नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में। यहां तृणमूल का खाता तक नहीं खुला। पश्चिमी इलाकों की 5 में से 2 सीटें, राढ़ बंगाल की 8 में से 5 सीटें और साउथ बंगाल की 10 में से 3 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। तो गांगेय में हुगली पर भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। विकास जी, टीएमसी की पोजीशन बीरभूम में बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आपको लगता है कि अब कुछ असर पड़ा है इस पे, अमित शाह की जो रोड शो हुआ उसके बाद? कुछ नहीं। हमारा बीरभूम के हमारा जो पार्टी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। हमारा जो लीडर अनुब्रत मंडल उसको नेतृत्व में हम बीरभूम से ग्रास रूट में हम जो आदमी है उसका हमारा साथ है। स्ट्रॉन्ग पार्टी पोजीशन है। वो अमित जी आया और मोदी जी आया, कोई इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये जितने लोग आए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी रोड शो में या किसी रैली में इतने लोग बीरभूम में या बोलपुर में दिखे हों। उसके बाद टीएमसी डर गई और इस तरह के नारे ये देखिए दीवार पे लिखे जा रहे हैं कि अगर टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट दिया तो ठीक नहीं होगा और बीजेपी को वोट गया तो बुरा होगा। ये बीजेपी का खेल है। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी अलग रहे थे। 211 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में जीती थी और ममता बनर्जी दमदार जीत के साथ सत्ता में आई थी, जबकि कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। लेफ्ट फ्रंट में सीपीएम को 26 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में जबरदस्त चुनावी हिंसा के बीच बीजेपी 500 से ऊपर ग्राम पंचायत सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18 सीटें यानी लोकसभा की लगभग 40% सीटें जीतने में कामयाब रही और इस जीत के भरोसे ही बीजेपी आगे की जंग को अपने हक में देख रही है। बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता, और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे, और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया, और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आजादी के आंदोलन का प्रतीक बनी। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आजादी के स्वप्न का नारा बन गया। पिछले दिनों टीएमसी में मची भगदड़ और कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बंगाल में ममता के लिए भारी संकट आ गया है और इसके उलट बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा है। अमित शाह बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनके मॉडल के साथ बंगाल में बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी कामयाब होती है। बंगाल की जीत अमित शाह के लिए एक बड़ा लक्ष्य है, जिसे हासिल करना उनके अपने भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की